डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान में अतिवृष्टि से खराब हुई फसल की किसानों को दी जाएगी सहायता राशि। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, नुकसान का आकलन करने के लिए जिला कलेक्टरों को दिए जाएंगे निर्देश। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। सबका साथ सबका विकास का असल रूप है सहकारिता। मौसम का बदला मिजाज, उत्तर पश्चिम भारत में बारिश से राहत। मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अगले 3 दिन के दौरान कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना। समाचार अब विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फसल को हुए नुकसान की। राजस्थान में खरीफ सीजन में अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ से कई जिलों में किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले में गिरदावरी, विशेष गिरदावरी करवाने तथा नुकसान का आकलन करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खराबे का आकलन कर किसानों को नियम अनुसार सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रभारी मंत्रियों, प्रभारी सचिवों और जिला कलेक्टरों द्वारा फसल खराबे का आकलन किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस संबंध में सभी प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि खराब फसल की रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र मेड़ता में माह जून और जुलाई में अतिवृष्टि से फसल खराब न होने से सर्वे या गिरदावरी नहीं कराई गई। अब वहां गिरदावरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरदावरी कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि फसल नुकसान की स्थिति पाई जाती है तो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा SDRF नॉर्म्स के अनुसार आदान अनुदान वितरण की कार्रवाई की जाएगी। साल 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता यानी सबका साथ सबका विकास का असल रूप। भारत की अगर बात करें तो यहाँ सहकारिता सिर्फ एक आर्थिक संरचना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष का विषय है सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। ये विषय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों में सतत विकास में सहकारिता के योगदान पर प्रकाश डालता है और दर्शाता है कि 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी समितियां कैसे प्रमुख प्रेरक हैं। वर्ष भर चलने वाला ये उत्सव इस बात पर केंद्रित है कि सहकारी समितियां दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन, आर्थिक लचीलेपन और समावेशी विकास में कैसे योगदान देती हैं। IYC 2025 यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में भारत एक मजबूत और प्रेरणादायक भूमिका निभा रहा है। भारत में सहकारिता एक जन आंदोलन है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय सहकारी समितियों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और डिजिटल पहुंच के माध्यम से भारत के सफल सहकारी मॉडलों जैसे अमूल, इफ्को और क्रिप्को को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने, सहकारी समितियों के भीतर स्टार्टअप्स को समर्थन देने और देशव्यापी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए भी काम कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि 2034 तक देश के GDP में सहकारी क्षेत्र का योगदान 3 गुना करने का काम किया जा रहा है। इस नीति को बारीकी से सभी राज्य जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब एक समावेशी, सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर और भविष्य केंद्रित, फ्यूचरिस्टिक एक मॉडल बनेगा जो इस देश की कोऑपरेटिव को नया
स्वरूप देने का काम करेगा। 2034 तक सहकारी क्षेत्र का ₹50 करोड़ नागरिक जो एक्टिव मेंबर नहीं है या तो मेंबर ही नहीं है, ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को एक्टिव मेंबर कोऑपरेटिव सेक्टर का बनाने का भी लक्ष्य रखा है। देश में 30 क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जो ग्रामीण ऋण, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार ने सहकारी समितियों को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें 73,000 से अधिक पैक्स कंप्यूटरीकरण की मंजूरी, 23,000 से अधिक नई बहुउद्देशीय समितियों का पंजीकरण, सामूहिक निर्यात की सुविधा के लिए 8,800 से अधिक पैक्स का जोड़ा जाना और 31 मार्च 2025 तक सहकारी समितियों द्वारा 319.02 करोड़ रुपए के 2,986 लेन देन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए बेहतर मानदंड विकसित करने का भी प्रयास कर रही है। वर्ष 2026 से आगे के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना तैयार करने की भी कोशिश हो रही है। आज देश भर में 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव की भी राह बना रही हैं। यही है सहकारिता की असली ताकत। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और अब जायजा लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश की संभावना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। महज 1 दशक में देश ने अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 3 गुना कर लिया है और अब ये वैश्विक अग्रणियों में शामिल हो गया है। देखिए तापस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 2014 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता सिर्फ 81 गीगावाट थी, जो कि आज यह ऐतिहासिक रूप से 250 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दुनिया में सबसे तेज स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ये वृद्धि सौर ऊर्जा पार्कों, पवन ऊर्जा केंद्रों, जल विद्युत परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा के तेज विस्तार से संभव हो पाई है। आज ये सभी मिलकर भारत की कुल विद्युत क्षमता का लगभग आधा योगदान दे रहे हैं, जो पेरिस समझौते के तहत तय वैश्विक लक्ष्यों से 5 साल पहले है। राजस्थान के विशाल सौर क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु में उभरते पवन केंद्रों तक आज ये परिवर्तन जमीनी तौर पर साफ देखा जा सकता है। खास तौर पर इस साल जून महीने में ही भारत ने 7.3 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करके एक मासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। आगे की राह और भी महत्वाकांक्षी है, क्योंकि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को मौजूदा गति को देखते हुए भारत इन दोनों लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने की दिशा में मजबूती से बढ़ रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। किसानों को नई उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए संघ द्वारा तैयार की गई कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान प्रजनक बीज उठाव एवं वितरण, आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन और विपणन की वर्तमान स्थिति तथा आगामी लक्ष्यों की समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की वास्तविक मांग के अनुरूप बीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि जिन बीजों एवं ब्रांड की अधिक मांग है, उनके उत्पादन एवं आपूर्ति पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाए। सहकारिता मंत्री ने बैठक में कहा कि एमपी चीता ब्रांड को एक सशक्त मार्केटिंग रणनीति के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए, जिससे ये किसानों के बीच एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण ब्रांड के रूप में स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि चिन्हित फसलों और बीजों पर फोकस करते हुए हॉर्टिकल्चर, बागवानी फसलों को भी बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
बैठक में बताया गया कि बीज संघ ने उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इन बीजों से बेहतर पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त होगी। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम जनता को बड़ी राहत हुई है, तो वहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव से उद्योग जगत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। रोज़ इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने से घरेलू निर्माण जगत और उपभोक्ताओं का सामर्थ्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के लिए जीएसटी स्लैब में बदलाव किए हैं, जिसका परिणाम बहुत जल्द भारतीय बाजार में दिखाई देने लगेगा। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। डिशवॉशर और टीवी पर जीएसटी दर कम करने से वे घरों के लिए अधिक किफ़ायती हो जाएंगे और जीवन यापन में आसानी होगी और इन्हें अपनाने में तेज़ी आएगी। स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का यह सबसे बड़ा कारण बनेगा। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और सोलर पैनल का भी जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे घरेलू, संस्थागत और औद्योगिक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की लागत में कमी आएगी। ये सस्ती, स्वच्छ और टिकाऊ बिजली तक पहुंच सुनिश्चित करके भारत के 2 राष्ट्रीय मिशन डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया को सीधे तौर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत के विकास के लिए ये जीएसटी स्लैब में बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग और सड रांची से 5 दिवसीय खूंटी दौरे पर पहुंचे अधिकारियों ने मंगलवार को तोरपा प्रखंड के गुफू गांव में 23 एकड़ की आम बागवानी और जल संरक्षण के लिए किए गए उपायों का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि गुफू गांव में एक समय पानी की काफ़ी समस्या थी और बारिश का पानी भी बहकर बर्बाद हो जाता था। इस समस्या के निदान के लिए पहाड़ी के नीचे छोटे छोटे तालाब बनाकर एक दूसरे से लिंक कर पानी को संग्रहित किया गया। इस व्यवस्था को न सिर्फ इस पूरे 23 एकड़ की बागवानी पैच में बल्कि गांव में भी जल स्तर बढ़ाने में मदद मिली। यहां के आम बागवानी करने वाले किसान आम की फसल से काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं और गुफू गांव अब आम के हब के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। उत्तर प्रदेश की टीम ने हुसीर के मनरेगा पार्क है। अनेक वैरायटी के आम यहाँ लगे हुए हैं। किसान सिर्फ आम बागवानी पर ही निर्भर नहीं है, उन्होंने बागान के चारों ओर पपीते के पौधे भी लगाए हैं। साथ हल्दी और अदरक की खेती भी बागान में की गई है। किसानों का कहना है कि वो लोग मौसमी सब्जी यथा टमाटर, मिर्च और गोभी फसल भी तैयार कर बाजार में बेचते हैं। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। बुधवार के दिन सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। धनेरा और लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव नरम रहे, वहीं राजकोट मंडी में तेजी आई, जबकि मुंबई मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्ट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में बीते मंगलवार को सरसों का भाव रहा 6,385 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सरसों की कीमत 6,360 रुपए हो गए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 9 सितंबर को सरसों का दाम रहा 6,150 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और सरसों 6,200 रुपए पर जा पहुंची। हालांकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में 9 और 10 सितंबर को सरसों बिना किसी फेर बदल के 7,500 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ 9 सितंबर को सरसों 6,700 रुपए पर बिकी। 10 सितंबर को इसकी कीमत में 20 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद सरसों का भाव 6,680 रुपए पर आ गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126,06,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132,59,000 टन दर्ज की गई थी।
इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6,53,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 10 सितंबर को मसूर के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्ट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में 9 सितंबर को मसूर की कीमत थी 6,940 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,925 रुपए। राज्य की ही फैजाबाद मंडी में इसी तरह मसूर के भाव में सुस्ती दर्ज की गई। 9 सितंबर को यहाँ मसूर की कीमत रही 7,100 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 7,000 रुपए हो गए। जबकि लखीमपुर मंडी में बीते मंगलवार मसूर की कीमत थी 6,640 रुपए। बुधवार को इसके दाम 10 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में 9 और 10 सितंबर को मसूर बिना किसी बदलाव के 6,700 रुपए पर बिकी। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मूली, पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई कर लें। जम्मू कश्मीर के समशीतोष्ण इलाकों में किसान साफ मौसम में मक्का और ज्वार की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क इलाकों में किसान जौ और मटर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन, दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहां पर किसान केला, टमाटर और लता जैसी फसलों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। गुजरात के दक्षिणी गुजरात के किसान धान, गन्ना, भिंडी, कंद फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं गुजरात के उत्तरी गुजरात में किसान अरंडी, तिल, कपास, मूंगफली, मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान के खेतों में जल स्तर 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के किसान केलों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ के मराठवाड़ा के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में किसान कटी हुई मूंग और उड़द की फसलों को सुरक्षित जगह पर भंडारित कर लें। साथ ही यहाँ के किसान नए लगाए गए बागों में फलों और सब्जियों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ के गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों में किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें।
जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। भारत मॉरिशस के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेता शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रोड शो किया। इस दौरान अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। वहां मौजूद लोगों ने पीएम की गाड़ी पर पुष्प वर्षा की। वाराणसी में आज विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। इस दौरान विदेश सचिव की मॉरिशस के पीएम के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल न होने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले 1 साल में कई मौकों पर भारतीय नागरिकों को आगाह करते हुए इस तरह की कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर एक विशेष संदेश भी लिखा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल से लगी सीमा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल एवं पुलिस ने जवान संयुक्त गश्त कर रहे हैं और जंगल क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल बिहार के दौरे पर हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से रोजमर्रा की चीजों के दाम कम हुए हैं। निर्वाचन आयोग अब बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण अभियान चलाने की तैयारी में है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अमन, मेरी हिम्मत हो तुम। थैंक यू फॉर बीइंग माय लाइफ पार्टनर। किरण अपने देश के लिए कुछ कर रही है। हम बॉर्डर पर खड़े सोल्जर नहीं जो अपनी जान हथेली पे लिए खड़े हैं। हम देश के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। कल को अगर तुम मॉम डैड बन जाते हो, उसके बाद तुम किरण को जॉब पे जाने दोगे? किरण, मैंने तुम्हारे पेपर्स पढ़े। इट्स इम्पॉसिबल। आपसे इस मिशन के बारे में सोचने के लिए किसने कहा? सैटेलाइट्स के बारे में क्या जानती हो तुम? क्या रिसर्च किया तुमने? कोई केस स्टडी किया तुमने? किसी मिशन के साथ जुड़ी हो अभी तक? इसलिए तुमसे
जितना कहा जाए बस उतना करो। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। कि तुम्हारे इस क्रोध की आंधी में तुम उन वनवासियों का सब कुछ बर्बाद कर दोगे। क्या ये सब तुम्हारे शब्दों का अहंकार था? ज्वालामुखी की ऊपरी शांति का ये अर्थ नहीं कि भीतर अग्नि नहीं है। जब शांत ज्वालामुखी फूटता है तो विनाश का तांडव मचा देता है और शीघ्र ही आपको वो तांडव दिखाई देगा। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। मैं हूँ अर्जुन पवार एंड आई एम फाउंडर ऑफ निकोल ईवी। निकोल ईवी में हम ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करते हैं। मैं हूँ कविशा द COO और मैं हूँ जय, आई एम द CEO एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ रिस्पॉन्ड राइट एजुकेशन। ये जो मीडियम स्पीड चार्जर्स हैं ये सारे हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। 87 लाख रुपीस का हमने लास्ट ईयर लॉस किया क्योंकि हमने पूरी टीम हमारी खाली डिजिटाइजेशन और कंटेंट क्रिएशन में। उसको लॉस नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द लायंस Den प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। जब कोई समस्या नासूर बन जाए तो करना पड़ता है सटीक उपाय और छेड़ना पड़ता है उसके विरुद्ध एक अंतिम युद्ध। नकली बीज, खाद और कीटनाशक के खिलाफ भी बच चुका है बिगुल। क्या है इनकी पहचान, कैसे बचे इनसे किसान? जानने के लिए देखिए कृषि चौपाल 13 सितंबर शनिवार दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वो गाने जिन्होंने सिखाया हमें जिंदगी का फलसफा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कुछ ऐसे गाने जिन्हें गाने के बाद लेजेंडरी सिंगर्स हो गए उनके मुरीद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। हिंदी सिनेमा में दिखाए वो गाने जिनमें छुपा है जीवन से जुड़ा ज्ञान। आने वाला ऐसे ही गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। सावधान श्रीराम, सावधान लक्ष्मण, सावधान। क्या हुआ लक्ष्मण? कौन हमें सावधान कर रहा है? कहीं कोई संकट तो नहीं है लक्ष्मण? भला हम पर कौन सा संकट आ सकता है? किंतु लक्ष्मण, कोई हमारा स्मरण कर रहा है। अवश्य ही वो कोई संकट में। मैं देखता हूँ भैया। ठहरो लक्ष्मण, वो इधर ही आ रहा है। हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ग्रह नक्षत्र सभी इस दशानन रावण के सेवक हैं। बंद कीजिए ये झूठे गुणगान, बंद कीजिए ये झूठे गुणगान। जय हनुमान जय। संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। अनीता को मुझे इस प्लान में शामिल देखकर क्या उसे शक तो नहीं हो जाएगा? हेलो डैडी, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। मुझे यहाँ से छुड़ा लो डैडी, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। एक बार हीना को यहाँ आने तो दो, सब पता चल जाएगा। सुराग द क्लू प्रतिदिन रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। घर में 3 जवान बेटियां हैं, लेकिन आपको उनकी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। वो अपने बेटियों की शादी की चिंता छोड़, शादी की चिंता कर। 15 सितंबर से समधिन वर्सेस समधिन सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।